हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं और हिंदी में हम कारक पढ़ेंगे। कारक, इसको इंग्लिश में हम केस बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? केस। तो कारक क्या होते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। आई रिपीट, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लिखा है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। अभी जो शब्दों की हम बात कर रहे हैं वो शब्दों के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि फूल तितली बैठी है। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा? ये वाक्य में कुछ आपको संबंध लग रहा है? नहीं लग रहा। क्या लिखा है? फूल तितली बैठी है। लेकिन अगर इसे हम ऐसे लिख लें कि फूल पर तितली बैठी है। अगर हम यहां लिख दें कि फूल पर तितली बैठी है, यहां पे दिख रहा है आपको? तो कह रहे हैं जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है। फूल पर तितली बैठी है। अब यहाँ पर इसका संबंध जोड़ दिया गया कि नहीं जोड़ दिया गया? अब ये हमें लग रहा है फुल सेंटेंस के लिए पूर्ण वाक्य लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब लिख दिया गया फूल पर तितली बैठी है। ऐसे दूसरा सेंटेंस दिया है साहिब पेड़ फल तोड़े। यहाँ पे भी कुछ संबंध नहीं लग रहा, वाक्य पूरा ही नहीं लग रहा, अधूरा सा वाक्य लग रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें अब देखिए, अगर हम इसको इस टाइप से लिख दें कि साहिल ने पेड़ से फल तोड़े, साहिल ने पेड़ से फल तोड़े, तो इन शब्दों से यहाँ पर संबंध दर्शाया जा रहा है। देखिए डेफिनेशन सबसे पहले देखिए, फिर पढ़िए कि यहाँ किया क्या गया है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने संबंध जोड़ा है ना, फूल पर तितली बैठी। कहाँ पर बैठी है? फूल पर। अगर यहाँ पर ना लगाते हैं, यहाँ पर ना ये शब्द ना जोड़े तो क्या हम समझ पाते हैं? वाक्य हमारा अधूरा रहेगा। ऐसे दूसरे में लिखा है साहिल ने पेड़ से फल तोड़े। अगर हम यहाँ पे ने और से ना लगाते तो क्या ये हमारा वाक्य पूर्ण होता? नहीं होता, ये हमारा अधूरा ही रहता। अब हम बात करते हैं जो कारक के प्रकार होते हैं उनकी। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कारक के 8 भेद। आपको अगर याद हो तो इंग्लिश में मैंने आपको जब कारक पढ़ाए थे, केस पढ़ाए थे, नाउन केस जब पढ़ाए थे मैंने आपको, तो केस में काफी सारी डिटेल दी थी। आप इससे मैच करिएगा, कहीं ना कहीं हद तक बहुत सी सारी चीजें इससे मैच कर देंगे, है ना? तो सबसे पहला हमारा होता है कर्ता कारक, उसके बाद दूसरा हमारा होता है कर्म कारक, नंबर तीसरा होता है हमारा कर्म कारक, नंबर चौथा होता है हमारा संप्रदान कारक, और नंबर 5वां होता है हमारा अपादान कारक, और नंबर 6वां होता है हमारा संबंध कारक, 7वां नंबर होता है अधिकरण कारक, 8वां नंबर होता है संबोधन कारक। तो ये हमारे कारक के 8 भेद हैं। और अभी हम सबसे पहले जानेंगे कर्ता कारक के बारे में। किसके बारे में? कर्ता कारक के बारे में। तो कर्ता कारक के बारे में यहाँ देखिए लिख रखा है यहाँ पे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, कि चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा, पूरा समझ में आएगा। लिखा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब कर्ता कारक क्या होगा? काम करने वाले का बोध हो। आपको अगर बात हो तो मैं ये बात आपको याद हो तो मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब किसी वाक्य में कोई कार्य होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। उस क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, और उस क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम में जिस रूप से काम के करने वाले का बोध होता है। तो काम को जो करता है, तो जो काम को करता है उसे ही तो हम, जो काम को क्रिया को करता है उसे ही तो हम कर्ता बोलते हैं। तो वही यहाँ भी कह रहा है कि काम के करने वाले का बोध हो। यहाँ देखिए
काम के करने वाले का बोध हो, यानी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। और एक चीज देखिए लिखा है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह में है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, जो शब्द जोड़ा जाता है ना उनको पूर्ण करने के लिए, वाक्य को पूर्ण करने के लिए जो शब्द जोड़ा जाता है उसे हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये ने आपको इन सेंटेंसों में मिलेगा जो हमारे कर्ता कारक होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है रोहन ने पुस्तक पढ़ी। किसने पढ़ी? रोहन ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ काम क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है ना। पढ़ कौन रहा है? रोहन। कौन पढ़ रहा है? रोहन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कर्ता कारक। क्या हो गया? कर्ता कारक। और ये जो हमारा हमने कहा कि विभक्ति चिन्ह, और ये जो ने है हमारा, ये हमारा हो गया यहाँ पर विभक्ति चिन्ह, यानी रोहन ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा दिया है मोहन ने मुझे मारा। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? मारने का। क्या काम हो रहा है? मारने का। मार कौन रहा है? मोहन। तो यहाँ पे कर्ता कारक हमारा ये हो गया, मोहन हमारा कर्ता कारक हो गया। और ये जो ने है हमारा, ये हमारा क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह। यहाँ देखा विभक्ति चिन्ह ने है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है। अब हम अपने दूसरे कारक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा होता है हमारा कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। लिखा है यहाँ पर संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कहने का मतलब हमने अभी जस्ट पहले बताया था कि जो कार्य होता है किसी वाक्य में उसे क्रिया कहते हैं। कार्य को करने वाला कर्ता होता है, और क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो वहां यहाँ भी यही दिया है कि जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े। व्यापार का फल पड़े मतलब प्रभाव पड़े। क्या पड़े? प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब उसे ही हम कर्म कहते हैं और उस कर्म को ही हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा शिखा हारमोनियम बजा रही है। अब देखना काम क्या हो रहा है? बजाने का। क्या काम हो रहा है? बजाने का। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया। ये क्या हो गई? हमारी क्रिया। ये बजाने का काम हो रहा है। ठीक है भैया। इसको बजा कौन रहा है? बजाने वाला कौन है? शिखा। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्ता। ठीक है। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बजाने का किस पर प्रभाव पड़ रहा है? हारमोनियम। क्योंकि बजाया क्या जा रहा है? हारमोनियम। क्या बनाया जा रहा है? हारमोनियम। तो ये हमारा क्या है? कर्म। क्या है? हमारा कर्म। और यही हमारा है कर्म कारक। क्या है? ये हमारा कर्म कारक। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। ये को तो होता है, कहीं कहीं को का उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं उपयोग नहीं किया जाता। जैसे कि देखिए शिखा हारमोनियम बजा रही है। अब इसको ये भी देखो हारमोनियम को बजा रही है। अगर हारमोनियम को बजा रही है, हारमोनियम बजा रही, बात तो एक ही रहेगी, बज तो हारमोनियम ही रहा है ना। कहने का वही मतलब है, कहीं कहीं विभक्ति चिन्ह को का यूज होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे लिखा है अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। अब एक चीज देखिए, काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। ये हो गई क्रिया। पढ़ा कौन रहा है? अध्यापिका। अध्यापिका पढ़ा रही है ना, तो ये हो गई हमारी कर्ता। पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किसको पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को। किसको पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को। तो ये हो गया हमारा कर्म, और यही है हमारा कर्म कारक। क्या ये हमारा कर्म कारक? बच्चों को पढ़ा रही है। यहाँ पे देख लीजिए आप, विभक्ति चिन्ह को का उपयोग हुआ है। तो ये हो गया हमारा कर्म कारक। अब दूसरा है हमारा करण कारक। इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है दूसरा हमारा? करण कारक। अब देखिए करण कारक क्या होता है। लिखा है संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन व उपाय का बोध हो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन व उपाय का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। एक चीज आप समझिए, जिस रूप से क्रिया के साधन व उपाय का बोध हो, क्रिया के साधन या उपाय का बोध हो, साधन या उपाय, जिस क्रिया के जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम को जिस रूप से क्रिया के साधन व उपाय का बोध। अब देखना सेंटेंस क्या दिया है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से और के द्वारा होता है। लिखा है राजन कमल से लिखता है। राजन कमल से लिखता है। किससे लिखता है? राजन कमल से लिखता है। साधन व उपाय का, लिखने का साधन क्या है? कमल। लिखने का साधन क्या है? कमल। हम नहीं कहते हैं कि भैया हम बनारस गए थे। बोले कौन से साधन से गए थे भैया? मोटरसाइकिल से गए थे कि ट्रेन से गए थे कि कार से गए थे? बोले भैया हम ट्रेन से गए थे। कैसे गए थे? ट्रेन से गए थे।
तो वही मतलब यहाँ साधन वही यहाँ भी आ रहा है कि राजन कमल से लिखता है। तो ये जो हमारा कमल से है, कमल से याद रखिए विभक्ति चिन्ह भी यहाँ पर आ गया है कि जो कमल से है ये हमारा करण कारक है। यहाँ पर कमल नहीं है, कलम है। यहाँ पर कमल से लिखा नहीं जाता है, कलम से लिखा जाता है, यहाँ है कलम। तो हाँ क्या हो रहा है कि हमने भी कमल पढ़ दिया, तो क्या हो रहा है कि राजन कलम से लिखता है। क्या लिखता है? राजन कलम से लिखता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमने पूछा कि भैया आप कहाँ गए थे, तो बोले बनारस गए थे। बोले किस साधन से गए थे? भैया ट्रेन से गए थे। तो वो साधन हुआ ना, साधन का उपाय का बोध होता है ना। तो यही है कि राजन कलम से लिखता है। किससे लिखता है? राजन कलम से लिखता है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा करण कारक है। अच्छा, दूसरा हमारा क्या दिया है कि शिकारी ने बाण से हिरण को मारा। शिकारी ने बाण से हिरण को मारा। अभी मैं के द्वारा वाला भी बताऊंगा आपको। शिकारी ने बाण से हिरण को मारा। शिकारी ने मारा, क्या मारा? हिरण को मारा। किससे मारा? बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। तो ये है जो हमारा, ये हमारा यहाँ पर करण कारक है। क्या है यहाँ पे? करण कारक है। और एक चीज देखिए, अब के द्वारा का यूज कैसे होगा? अच्छा, राजन कमल से लिखता है, सॉरी कलम से लिखता है। अब कलम से लिखता है मतलब कलम के द्वारा लिखता है। किसके द्वारा लिखता है? कलम के द्वारा लिखता है। अब मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि शिकारी ने बाण के द्वारा हिरण को मारा। कैसे मारा? बाण के द्वारा हिरण को मारा। तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक। अब अगला हम लेते हैं संप्रदान कारक। क्या लेते हैं? संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक की हम बात करते हैं। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए कोई काम किया जाए। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। अब देखना, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। क्या लिखा? पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। अब यहाँ पर क्या हुआ? सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए कोई काम किया जा रहा है। अब जो जिसके लिए कोई काम किया जाए मतलब जो पिताजी हैं वो फल लाए। क्या लाए? फल। अब किसके लिए लाए भैया? बच्चों के लिए लाए। किसके लिए लाए? बच्चों के लिए लाए। तो ये हमारा हो गया संप्रदान कारक। क्या हो गया? संप्रदान कारक मतलब पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। अगला लिखा है धनी निर्धनों को भोजन देते हैं। धनी निर्धनों को भोजन देते हैं। धनी भोजन देते हैं। किसको देते हैं? निर्धनों को। किसको देते हैं? निर्धनों को। तो ये हो गए हमारे संप्रदान कारक। यहाँ लिखा भी है इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। या धनी निर्धनों के लिए भोजन देते हैं, ये भी हम कह सकते हैं धनी निर्धनों के लिए भोजन देते हैं, है ना। या धनी निर्धनों को भोजन देते हैं, के लिए या को दोनों विभक्ति चिन्ह होते हैं। अब हम बात करते हैं अपादान कारक। किसकी? अपादान कारक की। अब अपादान कारक क्या होता है? कह रहे हैं संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने का बोध हो। क्या कह रहे हैं? उसके अलग होने का बोध हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से अलग होना है। क्या है? से अलग होना है। आप ये बस याद रखिए कि उसके अलग होने का बोध होता है। अब मैं कैसे बोध होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। लिखा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, वृक्ष से गिरते हैं। क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई पेड़ है, ये पेड़ है हमारा कोई, और इससे पत्ते गिरते हैं। क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। ये पत्ते गिरे, ये जब पत्ते पेड़ से टूटे तो पेड़ से अलग हो गए ना। जब पत्ते पेड़ से टूटे तो पत्ते पेड़ से अलग हुए ना, के अलग होने का बोध होता है। तो इसमें यही होता है कि उस चीज से अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्ष से जब पत्ते गिरे तो पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो गए ना, तो वही यहाँ पे अपादान कारक है। दूसरा सेंटेंस लिखा विकास मुंबई से आ गया है। अब विकास मुंबई गया था लेकिन अब मुंबई से आ गया तो मुंबई छोड़ के आ गया है, मतलब मुंबई से अब अलग हो गया, अब वो मुंबई में नहीं है। यहाँ भी अलग होने का काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी अपादान कारक है।
अगला हमारा है संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। अब देखते हैं संबंध कारक में क्या होता है। देखा संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो। आई रिपीट, एक बार फिर से देखिए कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के तथा रा, रे, री है। बहुत से इसके विभक्ति चिन्ह मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, लेकिन अब आप एक चीज याद रखिए कि इस जो कारक में आप ये रटने, आप कोशिश करेंगे ये रटने की, चिन्ह रटने की, तो चिन्ह रटने की कोशिश ना करें, चिन्हों को याद रखें बस थोड़ा बहुत, लेकिन जो उसकी डेफिनेशन पे बेस्ड है उसको याद रखें। जैसे ये कुछ शब्द होते हैं, अलग होने का बोध होता है, तो आपको चिन्ह नहीं देखने पड़ेंगे, आप वाक्य को देख के समझ जाएंगे कि किस कारक का है ना। तो यहाँ पर लिखा है अमन का मोबाइल मिल गया है। क्या लिखा है? उसका संबंध किसी दूसरे के साथ प्रकट होता है। संज्ञा व सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे के साथ प्रकट होता है। तो कह रहे अमन का मोबाइल मिल गया है, तो अमन का मोबाइल मिल गया है, तो अमन है और ये अमन का मोबाइल है। तो ये अमन का जो मोबाइल है, मोबाइल किसका है? अमन का। तो इन दोनों का आपस में क्या है? संबंध। क्या है? संबंध। तो ये जो इन दोनों का संबंध है ना, वही यहाँ पे संबंध कारक है। क्या है? संबंध कारक है। दूसरा यहाँ पर दिया है अरुण का बेटा शरारती है। बेटा है किसका? है अरुण का। किसका बेटा है? अरुण का। तो अरुण का बेटा शरारती है। बेटा किसका शरारती? अरुण का। यानी बेटे में और अरुण में संबंध है। क्या संबंध है? बाप और बेटे का। वही लिखा है अरुण का बेटा शरारती है, तो वही यहाँ पे संबंध कारक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कारक चिन्ह है का दोनों में यूज हुआ है। ये देखिए यहाँ पर यूज हुआ है, तो कारक चिन्हों का भी यूज होता है। फिर उसके बाद लिखा है अधिकरण कारक। क्या लिखा है? अधिकरण कारक। ध्यान से देखिएगा, लिखा है संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। क्या कह रहे हैं कि जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो, आधार या स्थान का बोध उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब देखिएगा जरा, जैसे लिखा है मेज पर फूल रखे हैं। अब आप घर में पूजे, माली फूल दे गया आपके घर में पूजा करने के लिए दे गया, आपने मम्मी से पूछा मम्मी फूल कहाँ रखे मुझे पूजा करने, मम्मी ने कहा कि फूल मेज पर रखे। किस स्थान पर रखे? वो मेज पर रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि आधार या स्थान का बोध होता है, तो फूल रखे हैं, और फूल कहाँ रखे हैं? मेज पर रखे। स्थान का बोध हो रहा है कि किस स्थान पर रखे हैं? कि मेज पर रखे हैं, तो वही यहाँ पर अधिकरण कारक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पर का यूज हुआ है, कारक चिन्ह पर का यूज हुआ है। ये देखिए कारक चिन्ह पर का यूज हुआ है, मेज पर रखे हैं, मेज पर फूल रखे हैं। उसके बाद लिखा है दुकान में बहुत भीड़ है। दुकान में बहुत भीड़, सबसे पहले कारक चिन्ह को देख लीजिए, ये और ये मैच कर गया हमारा, जो हमारा ये दोनों कारक चिन्ह हो गए। कारक चिन्ह ना ये हमारा, मैंने कहा था कारक चिन्ह का, सॉरी विभक्ति चिन्ह का यूज होता है। तो विभक्ति चिन्ह पहले वाले में था पर और दूसरे वाले में है में। दुकान में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है कहाँ? दुकान में। दुकान एक स्थान है ना, स्थान कि दुकान में भीड़। बड़े कहाँ पर भीड़ थी? कहाँ पर? मोहल्ले में भीड़ थी कि राशन की दुकान पर भीड़ थी कि कहाँ पर? तो उन्होंने कहा भैया दुकान है, वहां पर भीड़ है कि दुकान पर भीड़, जिस राशन की दुकान पे जा रहा है वहां पर भीड़ है। तो स्थान क्या है? दुकान पर, वहीं पे भीड़ है ना। तो यहाँ पे ये जो आधार या स्थान का बोध हो रहा है वही है हमारा अधिकरण कारक। अगला है हमारा जो 8वां नंबर है वो है संबोधन कारक। अब संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारना या बुलाना प्रकट हो। बस आप इतना याद रखिए कि पुकारना या बुलाना प्रकट हो संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक की विभक्ति हे, अरे है। हे और अरे है। जैसे बुलाया गया हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, मैंने यहाँ पे ले लिया कि हे ईश्वर, मैंने ईश्वर को क्या करा? पुकारा ही तो है कि हे ईश्वर, हम बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो हमने ईश्वर को पुकारा ही तो है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, संबोधन कारक है, आपको संबोधन चिन्ह मोस्टली मिलेगा, अधिकतर आपको ये संबोधन चिन्ह जरूर मिलेगा। ये होता है हमारा संबोधन चिन्ह, जिसको एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं इंग्लिश में। संबोधन चिन्ह आपको जरूर मिलेगा, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो हमने ईश्वर को पुकारा ही तो है, तो यही हमारा यहाँ पर संबोधन कारक है। और यहाँ पर अरे मोहन जरा इधर तो आओ, मान लो आपका मित्र है कोई, मान लो मेरा मित्र है पवन है, मैंने कहा अरे पवन इधर तो आओ, तो वो वहां से आया, मैंने ऐसे ना अरे पवन इधर आना, दूर खड़ा ना, अरे पवन इधर आओ, तो उसने वहां से सुना, मैंने उसको बुलाया। ईश्वर को हम पुकारते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति को हम पुकारते हैं दूर से खड़ा है अरे इधर तो हमने उसको बुलाया। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? पुकारने का काम भी हो रहा है, बुलाने का काम भी हो रहा है। तो यही जो है हमारा एक्सक्लेमेशन साइन यानी कि संबोधन चिन्ह यहाँ पे अरे मोहन जरा इधर तो आओ, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर
संबोधन कारक। आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आती तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार बार वीडियो को देखिए। अगर तब भी को समझ में नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपको जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।